आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 31, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कान्यकुब्ज से राजा महेश्वर सिंह के प्रस्थान करने के दिन प्रभावती लालगढ़ के उत्तर वाले मैदान में अपनी सेना अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर एकत्र करने लगी। उसने अपने विश्वस्त अनुचरों में, जिन्हें दक्ष समझा था, एक एक सेना का नायकत्व उनमें एक एक को दिया था। जिन गांवों की उसने सहायता की थी, उनके लोग संवाद पाते ही साथ देने को चल दिए थे। वेतन अधिक मिलने का प्रकाश्य रूप से प्रचार किया गया था। भूखे लोग अपनी तलवार बांधकर ढाल लेकर सेना में भर्ती होने को चल पड़े थे। इस प्रकार प्रभावती के साथ प्रायः 15 सहस्त्र सेना थी। एक एक फौज उसके एक एक सरदार के अधीन, दूसरी से कुछ फासला रखकर चली आ रही थी। देखते देखते लालगढ़ के उत्तर समुद्र सा गरजने लगा। लालगढ़ पर जो विपत्ति का वज्र कान्यकुब्ज के विचार में टूटा था, उसका संवाद वहां फैल चुका था। सब श्रीहत हो रहे थे। कुमारदेव की माता मुरझाई हुई बैठी थीं। वहां अभी ये संवाद न पहुंचा था कि लालगढ़ की जब्ती की भी आज्ञा उसी दिन हुई थी और राजा महेश्वर सिंह कान्यकुब्ज की 10,000 सेना के साथ चढ़ाई करने वाले हैं। प्रभावती की सेना को एकत्र होते देख नगर तथा दुर्ग के लोग कुछ समझ न सके कि वो किसकी सेना है और उसके आने का कारण क्या है। भय से लोग विवर्ण हो गए। उन पर पहले ही इतना अधिक दुख पड़ चुका था कि लड़ने के लिए उनका हाथ न उठ रहा था। सेना भी उनके पास इतनी अधिक न थी। सब त्रस्त हो रहे थे। नगर में चारों ओर आतंक छाया हुआ था। प्रभा एक जंगली कुंज में विद्या के साथ बैठी हुई आगे के कार्यक्रम पर विचार करने लगी। जैसी कि पहले मैंने कुमार को सोचकर लिखा था, तदनुकूल यहां राजराजेश्वरी का अभिनय करो। गंभीर होकर प्रभा ने कहा, तो संभव है दुर्ग के लोग आसन्न विपत्ति के उद्धार पाने के लिए तुम्हारी शरण में आए। तुम लिखो भी कि इस तरह राजा महेंद्रपाल और कुमार पर अन्याय किया गया है। प्रभावती ने हमारी शरण ली है। कुमार का पत्र प्रमाण है। अतः हम दुर्ग की रक्षा के लिए आए हैं। राजा महेश्वर सिंह आज चलकर शीघ्र किला लूटने के लिए पहुंचेंगे। हमारी इच्छा है कि तुम लोग निश्चिंत होकर हमसे सहयोग करो। हम यहां से सच्चे प्रमाण राजा महेंद्रपाल और कुमार के निर्दोष होने पर भेजेंगे। अभी तक कहीं पैर न जम सकने के कारण प्रभावती अनुकूल कार्य नहीं कर सकी। बुरी नहीं सलाह, फिर जल्दी करो। इन्हीं संकेतों पर विद्या ने एक दीर्घ पत्र कुमारदेव की माता रानी कमला को लिखा और राजराजेश्वरी नाम से साक्षर कर दिया। पत्र पहुंचाने के लिए महाराज को भेजा। लिख दिया कि ये महाराज शिवस्वरूप दलमऊ के रहने वाले हैं। प्रभावती के मामले में बलवंत सिंह और महेश्वर सिंह से डरकर घर छोड़ा था। अनेक प्रकार से पत्र में धैर्य दिया। महाराज पत्र लेकर चले। जब यमुना लालगढ़ की सरहद पर पहुंची, तब उत्तर की तरफ गर्द उड़ती हुई देखकर शंका करने लगी। अनेक प्रकार की बातें मन में आने जाने लगीं। पहले तो ये सोचा कि राजा महेश्वर सिंह के चलने की तिथि गलत बतलाई गई। ये भी एक राजनीतिक चाल है। वे सीधे रास्ते न आकर दूसरे रास्ते से आए। अब राम सिंह बेकार बैठा रहेगा। फिर सोचा, संभव है रत्नावली ने कुमार को सहायता दी हो, वहां खबर पहुंची हो। वो कुमार को चाहती है, ये अनुमान यमुना कर चुकी थी। एक टीले के पीछे घोड़ा खड़ा किए इसी प्रकार की चिंता में पड़ी थी। जी व्याकुल हो रहा था। वहां जाने का एक उपाय सोच रही थी। इसी समय महाराज का घोड़ा गोल से बाहर निकलकर किले की ओर बढ़ता हुआ दिख पड़ा।
साथ साथ यमुना ने भी घोड़ा बढ़ाया। कुछ निकट आकर महाराज को पहचाना। धैर्य हुआ, अधिक मात्रा में आनंद भी। इस प्रकार महाराज का आना सूचित कर रहा था कि दल मित्र का है, शत्रु का नहीं। कुछ और तेज घोड़ा बढ़ाकर यमुना ने महाराज को आवाज दी। नाम लेकर पुकारते हुए आदमी की ओर गौर से महाराज ने देखा। यमुना को पहचान कर घोड़ा रोक दिया। बड़े खुश हुए। अब वे यमुना को सच्चे रूप में पहचान चुके थे। सम्मान देने के विचार से घोड़े से उतर पड़े। यमुना अब दासी रूप में न रह सकती थी। घोड़े पर बैठी हुई लगाम हाथ में लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मधुर हंसकर महाराज ने कहा, देवी, आशीर्वाद गंवार ब्राह्मण का ये है कि तुम्हारा सुहाग अचल होए और हमारे अपराध क्षमा होए। महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे। यमुना घोड़े से उतर पड़ी, बोली, ब्राह्मण, इतनी दीनता उठा सकूं वो शक्ति मुझ में नहीं। आपकी अनंत मूर्खता इस अलौकिक तत्व में दबी है। मेरे समस्त कृत्य यहां परास्त हैं। फिर कर महाराज को एक पेड़ की छाह में ले गई। वहां छुटने के बाद से अब तक की समस्त बातें मालूम की। सब सुनकर प्रभावती के भाव परिवर्तन पर कुछ देर सोचती रही। चलो, यमुना ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। फिर तुमसे जरूरी दूसरा काम है। दूसरा उसे नहीं कर सकता। तुम्हारा घोड़ा थका होगा, काम हो जाए, फिर यहीं से दूसरा सुस्ताया घोड़ा ले लेंगे। दोनों घोड़े पर सवार हो लालगढ़ के उत्तर वाले फाटक पर पहुंचे। रानी कमला के नाम जरूरी पत्र सुनकर सिपाही ने अपने सरदार को खबर दी। वो आया और पत्र लेकर रनवास भिजवा दिया। यमुना ने सरदार कर्ण सिंह को बुला देने के लिए कहा कि कहना कुमारदेव का जबानी हाल है। कर्ण सिंह तत्काल आया। यमुना को देखकर देर तक खोया हुआ सा खड़ा रहा। फिर होश में आकर पैर छुए। पूछा, भैया के क्या समाचार हैं? अच्छे हैं, कहकर यमुना एकांत में ले गई। फिर कुछ बातें समझाकर प्रभावती को बुला लेने के लिए रानी जी से कहने को कहकर जल्द भेज दिया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 31, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।